और अब खबरें तफसील से। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में वाक़े थाजीवाड़ा इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर जारी है। अभी तक 2 मिलिटेंटों को मार गिराए जाने की इतला है। सर अल्लाह की कसम हम चांस एनकाउंटर था, चांस एनकाउंटर अचानक हुआ इसलिए थोड़ा पता नहीं था सर। वही बहुत जस्ट को मैं बिल्कुल हम थाजीवाड़ा बिजबिहाड़ा के उस मकाम पर मौजूद है जहां पर अभी कुछ देर पहले चांस एनकाउंटर हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच में, और बताया जा रहा है कि इस चांस एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। और अभी जो ताज़ा विजुअल्स आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 पर, और आप देख सकते हैं कि जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको सील कर दिया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि जो ऑपरेशन है उसको फिलहाल जारी रखा जाए, क्योंकि अभी तक जिस तरह से हमने बताया कि 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है और ये पता लगाया जा रहा है कि वाकई तौर पर यहाँ पर 2 ही मिलिटेंट मौजूद थे या उससे ज़ायद मिलिटेंट मौजूद थे। और ये कोशिश की जा रही है कि जो ये ऑपरेशन है इसको मज़ीद जो है इंटेंसिफाई किया जाए, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF या इंडियन आर्मी की अगर हम बात करेंगे उसके उनकी जॉइंट कार्रवाई है, जॉइंट ऑपरेशन है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो ये एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है इसको सील कर दिया गया है और जो ट्रैफिक की जो मूवमेंट है उसको हॉल्ट पर रख दिया गया है। और ये कोशिश की जा रही है कि पूरा जो इलाका है इसको पूरी तरह से जो है इसकी तलाशी कार्रवाई यहाँ पर अंजाम दी जाए। और हम आपको बता दें कि कल इसी मकाम पर पोस्ट क्रीरी के मकाम पर एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें 2 मिलिटेंट मारे गए थे। और यही वो एरिया है खानाबल बिजबिहाड़ा पहलगाम रोड का जो सिक्योरिटी के एतबार से काफ़ी सेंसिटिव तस्वुर किया जा रहा है। और 24 घंटे के बाद ये इसी एरिया में दूसरा एनकाउंटर है। हालांकि कल का जो एनकाउंटर था जिस तरह से हमने बताया कि वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, लेकिन आज का जो ये एनकाउंटर है सिक्योरिटी फोर्स के मुताबिक, पुलिस के मुताबिक ये एक चांस एनकाउंटर है। और जिसका मतलब ये हुआ कि इस इलाके में मिलिटेंटों की जो मूवमेंट है वो देखी जा रही है। और दूसरी जानिब जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस जो है या पुलिस की जो कार्रवाइयाँ है, जिस तरह से ये कामयाब ऑपरेशंस जो है अंजाम दिए जा रहे हैं, उसका मतलब यही हुआ कि इंटेलिजेंस ग्रिड जो है वो मजबूत है। और ये कोशिश की जा रही है कि जितनी भी मैन एंड मशीनरी है उसको जो है अमल में लाया जाए। और ये कोशिश की जा रही है कि जो यहाँ पर मिलिटेंट मौजूद है उनका सुराग लगाया जाए। और जो जिस तरह से DGP ने पहले ही कहा है कि जो आखिरी मरहले की जंग है, आखिरी मरहले का वार है, असॉल्ट है, वो किया जाना बाकी है मिलिटेंसी फ्री बनाने के लिए इस जोन को। न्यूज़ 18 के लिए थाजीवाड़ा अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें, लश्कर तैयबा के 2 हाइब्रिड मिलिटेंट गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तिरंज शोपियां में पुलिस की कार्रवाई की गई है, असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, लश्कर तैयबा के 2 हाइब्रिड मिलिटेंट गिरफ्तार किए गए हैं। जॉइंट चेक पॉइंट पार्टियों ने पीछा करके उन्हें गिरफ्तार किया है। फैजान फयाज भट्ट और यावर निजाम मीर मिलिटेंटों के नाम बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, लश्कर तैयबा के 2 हाइब्रिड मिलिटेंट गिरफ्तार किए गए हैं। तिरंज शोपियां में पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। जॉइंट चेक पॉइंट पार्टियों ने पीछा करके इन 2 मिलिटेंट्स को गिरफ्तार किया है, जिसमें नाम जो सामने आए हैं फैजान फयाज भट्ट और यावर निजाम मीर मिलिटेंटों के नाम बताए जा रहे हैं, जो लश्कर तैयबा के 2 हाइब्रिड मिलिटेंट हैं जिन्हें गिरफ्तार किया है। शोपियां में पुलिस की इस कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया, पीछा करके इन मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। और आगे बढ़ेंगे। जिन अनासिर ने अमन व मोहब्बत से मुंह मोड़ने की कोशिश की और उन्हें तशद्दुद का रास्ता दिखाया, उनके अपने खानदान बैरून ममालिक में पुरतायुश जिंदगी गुजार रहे हैं। और शहर खास के अवाम को ऐसे अफराद के खिलाफ दीवार की तरह खड़े होने की ज़रूरत है। LG मनोज सिन्हा ने इन ख्यालात का इजहार शहर के डाउनटाउन इलाहीबाग श्रीनगर में स्टेट ऑफ आर्ट्स इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब के दौरान किया। यह शहर के मरकज में अपनी नौइयत का पहला इंडोर स्टेडियम है और यहां खेलों की सरगर्मियों को बड़ा फरोग देगा। हमारे असिस्टेंट न्यूज एडिटर परवेज भट्ट की देखिए खास रिपोर्ट। शहर के डाउनटाउन में, जिसे शहर खास भी कहा जाता है, इन खिलाड़ियों के चेहरों की खुशी से जम्मू कश्मीर यूटी में बदलती हवाएं और नया कश्मीर की तरफ बढ़ने के रास्ते का अंदाजा लगाया जा सकता है। खिलाड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर यूटी के LG मनोज सिन्हा ने आज इलाहीबाग श्रीनगर में
अपनी नौयत के पहले इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया, जो श्रीनगर के डाउनटाउन के करीब है। इफ्तिताह के बाद एलजी ने अपनी तकरीर में अलहदगी पसंद लीडरों को निशाना बनाते हुए कहा कि जिन्होंने कश्मीर के नौजवानों को अपने जाती मफादात के लिए तशद्दुद और तबाही की तरफ उकसाया और उन्हें अमन और मोहब्बत से दूर रखा, उनके अपने खानदान बैरून मुल्क पुरतायुश जिंदगी गुजार रहे हैं। सिन्हा ने कहा कि अवाम को ऐसे तमाम अनासिर के खिलाफ दीवार की तरह खड़े रहने की जरूरत है। सिन्हा ने यह भी यकीन दिलाया कि अब स्पोर्ट्स कोटे में मुलाजमतें फराहम की जाएंगी। मुझे लगता है कि जमाना बीत गया। आज आपने देखा किस तरह से नौजवान यहाँ उत्साह में हैं और यहाँ के नौजवानों ने स्पोर्ट्स के फील्ड में केवल जम्मू कश्मीर का नहीं देश का नाम रोशन किया था और प्रशासन हमारा पूरी शिद्दत के साथ यहाँ के नौजवानों के खेल और रोजगार के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराएगा। खासतौर से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मजीद बढ़ाने की क्या कोशिश की जाएगी? आपने कहा कि स्पोर्ट्स पॉलिसीज में गैजेटेड और नॉन गैजेटेड पोस्ट भी इंक्लूड किए जाएंगे। स्पोर्ट्स पॉलिसी हमने बना दी है। 2014 में हाईकोर्ट का एक स्टे था, तब से कोई नियुक्ति नहीं हुई। अब हमने वो प्रोसेस पूरा कर लिया है। नॉन गजेटेड और गजेटेड पोस्ट पर भी हम स्पोर्ट्स पर्सन को जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर योगदान दिया है अपॉइंट करने जा रहे हैं। इस नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंडोर गेम्स के लिए तमाम सहूलियात होंगी और ये लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए दस्तयाब होंगी। स्टेडियम को इंतहाई कम वक्त में जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तामीर किया गया है। दूसरा बड़ा वाकया जो पहली बार हुआ वो ये था कि एलजी ने शहर के मुताबिक खेलों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिकायत सुनी और पोस्ट पर उनके इजाले के लिए हिदायत जारी की। एलजी के अलावा इस मौके पर श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मत्तू, औकाफ की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान रावी और चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार भी मौजूद थे। एलजी की तकरीब में इतना बड़ा जलसा वो भी इलाही बाग जैसी हसास जगह पर पहली बार हुआ है। और यहाँ डाउनटाउन के इलाके में जहाँ एक वक्त पत्थरबाजों का मैदान होता था, आज स्पोर्ट्स खिलाड़ियों का मैदान होगा, तो इससे बढ़कर एक खुश आइंद कदम क्या हो सकता है जो गवर्नमेंट उठा रही है। और एलजी साहब ने जिसका इनॉग्रेशन यहाँ पे कर दिया, ये हमारे डाउनटाउन के लिए खासकर जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के बच्चे हैं, खेल कूद में अपना नाम रोशन कर रहे हैं पूरे देश में, उनके लिए ये मुबारकबाद की बात है। बहुत सारी फैसिलिटी है। परवेज साहब यहाँ पे अपनी नवीयत का पहला इंडोर स्टेडियम बना है। इसमें सारी इंडोर गेम्स के लिए गेम्स का इनेकाद किया जाएगा। ऑलरेडी यहाँ मेंबरशिप ड्राइव के थ्रू 400 साढ़े 400 बच्चों ने ऑलरेडी ले लिया है। ये स्पोर्ट्स फैसिलिटी सारी डाउनटाउन बच्चों के लिए है। इसका आउटफील्ड भी है, वहाँ क्रिकेट और फुटबॉल के लिए इंतजाम है, पीछे लॉन टेनिस का इंतजाम है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का हब बनेगा। स्पोर्ट्स काउंसिल में जो फंड्स है वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं होते हैं। हमने कहा कि कुछ कॉर्पोरेट हाउस होने चाहिए जिनके डिसीजन मेकिंग जो फास्ट हो और ये जो फुटबॉल है ये ज़्यादा बूस्ट हो जाए, जैसे 70s 80s में यहाँ था, उसी किस्म का फुटबॉल वापस यहाँ आ जाए। कैसा रेस्पॉन्स मिला? बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा और इन्होंने इंस्टेंटली कहा कि आपको विद इन अ वीक आपको कॉर्पोरेट हाउस के किसी न किसी तरह से आपको कनेक्ट करेंगे। तो मुझे लगता है हो सकता है कुछ होगा, क्योंकि ऑन स्पॉट यहाँ बहुत सारे डिसीजंस होंगे, तो कितनी हद तक वो उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा वो देखने के लायक रहेगा। एलजी इंतजामिया की जानिब से खेलों की सरगर्मियों के फरोग पर खुसूसी हौसला अफजाई के साथ नौजवानों को मुनशियात की लानत से दूर रखने की जानिब एक अहम कदम के तौर पर देखा जा सकता है। इस साल 35 लाख से ज्यादा नौजवानों की मुख्तलिफ खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लेने की उम्मीद है। श्रीनगर से असिस्टेंट न्यूज एडिटर परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि डाउनटाउन में अब तशद्दुद और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां बंद हो गई हैं। यहां के नौजवान खेलों की जानिब रागिब हो रहे हैं। एलजी ने न्यूज 18 के असिस्टेंट न्यूज एडिटर परवेज भट्ट के सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि नई स्पोर्ट्स पॉलिसी खिलाड़ियों के लिए रोजगार को यकीनी बनाएगी। एलजी साहब, डाउनटाउन जो कभी एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए हब माना जाता था, आज एक स्पोर्ट्स हब कन्वर्ट किया जा रहा है, कैसे आप नहीं, वो मुझे लगता है कि जमाना बीत गया। आज आपने देखा किस तरह से नौजवान यहाँ उत्साह में हैं और यहाँ के नौजवानों ने स्पोर्ट्स के फील्ड में केवल जम्मू कश्मीर का नहीं देश का नाम रोशन किया था और प्रशासन हमारा पूरी शिद्दत के साथ यहाँ के नौजवानों के खेल और रोजगार के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराएगा।
खासतौर पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मजीद बढ़ाने की क्या कोशिश की जाएगी? आपने कहा कि स्पोर्ट्स पॉलिसीज में गैजेटेड और नॉन गैजेटेड दो स्पेस किए जाएंगे। स्पोर्ट्स पॉलिसी हमने बना दी है। 2014 में हाईकोर्ट का एक स्टे था, तब से कोई नियुक्ति नहीं हुई। अब हमने वो प्रोसेस पूरा कर लिया है। नॉन गजेटेड और गजेटेड पोस्ट पर भी हम स्पोर्ट्स पर्सन को जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर योगदान दिया है अपॉइंट करने जा रहे हैं। पनून कश्मीर ने अपने अज़्म का इरादा किया है कि वो कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर में अलहदा होमलैंड बनाने के लिए जिद्दोजहद करेगी। तंजीम के लीडरों ने आज जम्मू में मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि वादी में कश्मीरी पंडितों के लिए अलहदा जोन बनाना ही कश्मीरी पंडितों की वादी में वापसी का वाहिद रास्ता है। रीऑर्गेनाइजेशन कर दी, लेकिन 2 टुकड़े किए। हम इनको कब से समझा रहे हैं भाई 4 टुकड़े करने की जरूरत है, जम्मू को अलग करने की जरूरत है और कश्मीर के अंदर पनून कश्मीर होमलैंड बनाने की जरूरत है, ताकि जो जिहादी एक नियंत्रण चल रहा है स्टेट के ऊपर, इस यूनियन टेरिटरी के ऊपर, उससे मुक्ति पा सके यहाँ के लोग। और इसके लिए हम अब कर्तव्यनिष्ठ हैं और वचनबद्ध हैं कि जब तक वो नहीं होगा हम भी सांस लेने वाले नहीं हैं। हम लगातार प्रयत्न करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर में सिखों और हिंदुओं की नस्लकुशी की तहकीकात के लिए SIT तश्कील देने का मुतालबा किया जा रहा है। इस ज़िम्न में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दरख्वास्त को मुस्तरद किए जाने के बाद कश्मीरी पंडितों ने हुकूमत से रुजू करने का फैसला किया है। कश्मीरी समिति दिल्ली के बशमूल कई तंजीमों ने PM मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और LG मनोज सिन्हा से मुलाकात के लिए वक्त मांगा है। मुतालबात नहीं माने जाने की सूरत में सड़क पर उतरने का उन्होंने इंतबा दिया। ये थोड़ी सी विडंबना भी आयरनी इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आप एग्जीक्यूटिव के पास जाइए अपनी याचनाएं लेके। पिछले 32 वर्षों से 32 साल से सिर्फ हम याचना ही तो करते आए हैं सरकार के पास। जब सरकारों ने नहीं सुना तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं सुना तो अब वो बोल रहे हैं वापस सरकार पे जाइए। तो इससे कॉग्निजेंस लेके कश्मीरी समिति दिल्ली में बता रहा हूँ आपको, यूथ फॉर पनून कश्मीर RIK ने डिसाइड किया कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ हमने अपना टाइम सीक किया है और मूलतः 4 बिंदुओं पे ही हम वहाँ पे बात करेंगे। एक तो आप अगर आप ये मानते हैं कि कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड, जातीय विध्वंस हुआ है, तो आप इसके लिए कानून लाइए, प्रावधान लाइए। प्रावधान लाने के अनुसार ही आप इस पर एक जेनोसाइडल कमीशन का गठन कीजिए। अब चाहे हमें रोड्स पे आना पड़ेगा, हम आएंगे रोड्स पे। हम सारे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है पूरे इंडिया में कश्मीरियों की, और कश्मीर समिति दिल्ली, पनून कश्मीर और यूथ फॉर पनून कश्मीर और रूट्स इन कश्मीर, ये मुख्य जो ऑर्गेनाइजेशंस है, हम पिछले कई दिनों से हम मिल रहे हैं और आज भी हमारी एक मीटिंग हुई है जिसमें डिसाइड किया कि हम पूरे भारत में जितनी ऑर्गेनाइजेशंस है उनको हम लाएंगे एक प्लेटफॉर्म पे। हम गवर्नमेंट के पास जाएंगे, अगर गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनती है तो हमें सड़क पे आना पड़ेगा, हम आएंगे। कांग्रेस के साबिक जिला सदर कुलगाम व सीनियर लीडर इनायतुल्लाह राथर ने अपने हामियों के साथ कांग्रेस छोड़कर गुलाम नबी आजाद के खैमे में शामिल होने का ऐलान किया। इस सिलसिले में खन्नाबल अनंतनाग में राथर ने अपनी हामियों की मीटिंग भी तलब की और उन्हें आइंदा की सियासी हिकमत अमली से वाकिफ कराया। इनायतुल्लाह राथर ने कहा कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तमाम की उम्मीदें आज़ाद पर मरकूज हो चुकी हैं और आज़ाद लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आज मैं अपने हामियों के साथ कांग्रेस पार्टी को खैराबाद करता हूं और गुलाम नबी आज़ाद साहब की क़यादत में जो नई पार्टी बन रही है उसमें शमूलियत इख्तियार कर रहा हूं। जम्मू कश्मीर के लोगों को, नौजवान तबके को एक ही उम्मीद नजर आ रही है, वो है गुलाम नबी आज़ाद साहब। मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर में अब कांग्रेस पार्टी का कोई इतना बड़ा वजूद रहा है। गुलाम नबी आज़ाद जल्द ही वादी कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। उनकी आमद पर 15 सितंबर को डाकबंगला अनंतनाग में बहुत ही बड़े जलसे का एहतमाम अमल में लाया जा रहा है। सीनियर सियासी लीडर मोहम्मद अमीन भट्ट ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी ने जम्मू कश्मीर के अवाम की कमर तोड़कर रख दी है। बोनीगाम काजीगुंड इलाके में आज वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ था जिसमें वर्करों ने शिरकत की। इस मौके पर कई लीडरान और वर्करों ने गुलाम नबी आज़ाद के हक में उनके साथ शमूलियत इख्तियार की।
जाएगा डोडा और कश्तवाड़, उसके बाद वो श्रीनगर आएंगे। तो हमने 11 को प्रोग्राम रखा नॉर्थ कश्मीर का बारामूला में, और साउथ कश्मीर का हमने रखा अनंतनाग डाक बंगले में। मैं लोगों से अपील करता हूं वो जोग दर जोग आए, 15 तारीख को वो खनबल डाक बंगल में आए और अपने महबूब लीडर का खिताब सुने। फारूक साहब ने वेलकम किया है, उसको पता है गुलाम नबी आज़ाद एक बहुत बड़ा लीडर है और नेशनल लीडर है, उसने इसलिए वेलकम किया। उसको पता है कि आगे आगे देखो होता है क्या। महबूबा जी ने भी वेलकम किया, हम भी उनका वेलकम करते। अल्ताफ साहब को पता है मेरी जमीन खिसक गई, वो कहाँ रहेंगे। लिहाजा यहाँ आएगा सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी। अगला वजीर आला होगा गुलाम नबी आज़ाद होगा। गुलाम नबी आज़ाद की जम्मू कश्मीर में फ़ाल सियासत में एंट्री ने सियासी हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है। बहस का महवर यह है कि गुलाम नबी आज़ाद और उनकी नई सियासी पार्टी जम्मू कश्मीर के मजमूई सियासी मंजरनामे पर किस तरह असरअंदाज होगी। सियासी तज्जियाकार इसे कैसे देखते हैं, देखिए खुसूसी रिपोर्ट। कांग्रेस को अलविदा कहने के बाद सीनियर सियासतदान गुलाम नबी आज़ाद ने ऐलान किया कि वो जम्मू कश्मीर पर अपनी बुनियादी तवज्जो मरकूज करते हुए अपनी पार्टी बनाएंगे। 4 सितंबर को जम्मू में अपनी पहली अवामी रैली में आज़ाद ने अपनी नई पार्टी के एजेंडे को वाज़ेह किया। उनकी नई पार्टी का बुनियादी एजेंडा जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक़ सियासी और तरक्याती दोनों पहलुओं को छूता है। जम्मू कश्मीर में फ़ाल सियासत में उनके दाखिले के साथ ही सियासी हलकों में एक नई बहस छिड़ गई है कि गुलाम नबी आज़ाद और उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर के मजमूई सियासी मंजरनामे पर किस तरह असरअंदाज होगी। सियासी तज्जियानिगारों का मानना है कि आज़ाद का जम्मू कश्मीर में फ़ाल सियासत में दाखिला यूटी के मजमूई सियासी मंजरनामे में अहम किरदार अदा करेगा। मारूफ सियासी तज्जियानिगार परीक्षित मनहास का कहना है कि गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से नई पार्टी बनाने से राय दहिंदों को एक और मुतबादिल मिलेगा और इस तरह ये यूटी की मौजूदा सियासी जमातों के लिए एक चैलेंज बन जाएगा। मुझे लगता है कि एक और ऐसे बड़े दिग्गज नेता के आने के कारण यहाँ पे पॉलिटिक्स ज़्यादा खुल जाएगी, पॉलिटिक्स ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी और आम नागरिक भी अब एक और उनके पास अल्टरनेटिव आ गया है। एक आम इलेक्टोरल कॉलेज के पास, एक वोटर के पास एक और अल्टरनेटिव आ गया है। तो अब वो एक और अल्टरनेटिव कहीं ना कहीं जितने समीकरण थे, जो आप कैलकुलेशंस थी, उसमें कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करेगा और जो वोट स्विंग है वो भी आज़ाद इज़ बिग इनफ अ लीडर टू गेट दैट वोट स्विंग इन हिज फेवर। अपनी पार्टी के फेवर में वो वोट स्विंग लेने में कामयाब होंगे तो मुझे लगता है कि इम्पैक्ट तो होगा, ज़रूर होगा। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद पार्टी के बहुत से लीडरों ने गुलाम नबी आज़ाद का हाथ थामकर कांग्रेस को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या गुलाम नबी आज़ाद मुस्तकबिल करीब में दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं और कारकुनों को मुतासिर कर सकते हैं। परीक्षित मनहास का कहना है कि ये इस बात पर मुनहसिर है कि आज़ाद अपने मुस्तकबिल के मंसूबे कैसे तैयार करते हैं ताकि वो दूसरी पार्टियों के लीडरान के साथ मिल जाएं। अब आज़ाद के क्या प्लान बनते हैं जम्मू कश्मीर के लिए, वो जम्मू कश्मीर के लिए क्या अपनी स्ट्रेटजी और सोच सामने रखते हैं, लोगों को क्या वो बताते हैं कि मैंने आपके लिए फ्यूचर में क्या सोचा है, किस तरह से अपना मैनिफेस्टो बिल्ड करते हैं इलेक्शंस के लिए, किस तरह से वो लोगों की पल्स पकड़ते हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये ज़रूर डिफ़ाइन करेंगी कि कौन उनके साथ जुड़ता है। और दूसरी बात, जब इलेक्शंस अनाउंस होंगी तो किन किन कैंडिडेट्स को कहाँ कहाँ सीट मिलती है डिफरेंट पार्टीज़ में, एनसी में, पीडीपी में, अपनी पार्टी में, तो वो भी टूट के फिर उस टाइम पे अगर किसी को नहीं सीट मिली तो डिसग्रंटल्ड कैंडिडेट्स भी गुलाम नबी आज़ाद के साथ जुड़ना चाहेंगे। तो ये सारा ऑनगोइंग प्रोसेस है जब तक जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस नहीं होती। खासतौर पर गुलाम नबी आज़ाद 4 सितंबर 2022 को अपनी आमद के बाद से जम्मू कश्मीर में डेरा डाले हुए हैं। वो मुख्तलिफ इलाकों के वफूद से मुलाकात कर रहे हैं ताकि ज़मीन पर लोगों के साथ हम आहंगी पैदा की जा सके। जम्मू से एडिटर मनोज कौल की रिपोर्ट। इस वक्त की एक अहम खबर आपको देते हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी से आ रही है। जम्मू यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने खुदकुशी की है, जी हाँ, सुसाइड किया है। आज शाम यूनिवर्सिटी में अपने दफ्तर के चैम्बर में प्रोफेसर ने सुसाइड किया है। प्रोफेसर को
छेड़छाड़ के इल्जामात का सामना था और तकरीबन 30 लड़कियों ने वीसी को तहरीरी शिकायत की थी और लड़कियों ने जिनसी ज्यादती का इल्जाम लगाया था प्रोफेसर पर। इंक्वायरी में प्रोफेसर को कसूरवार भी पाया गया था और इस प्रोफेसर ने आज यूनिवर्सिटी में अपने चैम्बर में खुदकुशी की है। प्रोफेसर को छेड़छाड़ के इल्जामात के तहत कसूरवार पाया गया था इंक्वायरी में, और जिसके तहत आज प्रोफेसर ने आज शाम यूनिवर्सिटी में अपने दफ्तर के चैम्बर में खुदकुशी की है। तो जम्मू यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने आज खुदकुशी की है, इल्जाम था उन पर छेड़छाड़ का। 30 लड़कियों ने वीसी को यह शिकायत की थी, जिस पर यह कार्रवाई भी हुई। इंक्वायरी में प्रोफेसर को कसूरवार पाया गया था, जिसके बाद आज शाम यूनिवर्सिटी में जम्मू यूनिवर्सिटी के दफ्तर के अपने चैम्बर में प्रोफेसर ने खुदकुशी की। इस पूरे मामले पर बातचीत करते हैं। बिंदिया हमारी नुमाइंदा हमारे साथ जुड़ चुके। बिंदिया, प्रोफेसर ने सुसाइड किया है, अपने चैम्बर में किया है और ये बताया जा रहा है कि कार्रवाई हुई है, उसमें कसूरवार भी वो पाया है। तो कसूरवार पाए जाने के बाद वो यूनिवर्सिटी में उसने खुदकुशी कैसे की? क्या कार्रवाई होने वाली थी, ये पता था कि आज उसने ये सुसाइड किया है? जी देखिए जिलानी, अगर अब तक की खबर हम कहें तो अब तक की बात सामने सिर्फ इतनी ही आ रही है, क्योंकि अभी तो उनकी बॉडी को इस समय यहां से लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और वाइस चांसलर और उनके साथ डीएसडब्ल्यू और उसके साथ ही कई ऐसे अधिकारीगण यहां पर मौजूद थे कुछ देर पहले, जिन्होंने इस बात की पुष्टि की कि इसके बारे में जांच जो है अब वो पुलिस की तरफ से ही की जाएगी और ये मामला पूरी तफ्तीश के साथ ही सामने आएगा। लेकिन अभी तक अगर हम आपको बताएं तो 30 लड़कियां जो हैं इसी डिपार्टमेंट की स्टूडेंट्स, उन्होंने एक लिखित अर्जी भेजी थी वाइस चांसलर को, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर लिखा था कि उन्हें सेक्सुअल हरास किया जा रहा है और मोलेस्ट किया जा रहा है एसोसिएट प्रोफेसर के माध्यम से। आपको हम यहां नाम नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि अभी यही कहा जा रहा है कि आधिकारिक पुष्टि जब पुलिस के माध्यम से आएगी तभी हम उनका नाम जो है वो डिस्क्लोज करेंगे। लेकिन अभी तक आपको ये जरूर हम बताना चाहेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं ये, जिनके खिलाफ इन 30 लड़कियों ने जब ये लिखित अर्जी वाइस चांसलर को दी, तो आपको बता दें कि हर किसी विश्वविद्यालय में और किसी भी सरकारी कॉलेज में एक ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल होता है और एक ऐसा सेल होता है जो हरासमेंट के केसेस को आगे लेकर के जाता है और उसी सेल के माध्यम से ये चिट्ठी जो है वाइस चांसलर तक पहुंची है और ऐसी ही एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें कमेटी के जांच के दौरान ये पाया गया कि जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं वो इस मोलेस्टेशन में शामिल रहे थे, उन्हें गिल्टी करार दिया गया था और ये कहा गया था कि उन्होंने ऐसा कार्य जो है ऐसा कृत्य किया हुआ है। अब यहाँ सवाल इस समय यही उठ रहा है कि उन्होंने अपने ही डिपार्टमेंट में आकर के इस तरह से आत्महत्या क्यों की है, इस तरह से सुसाइड क्यों किया, इतना बड़ा कदम क्यों लिया, इसकी जो पुष्टि है वो आधिकारिक तौर पर अभी किसी भी अधिकारी सवाल और जानना चाहूंगा, यहाँ पर हमारे इस साथ तरह बात के करने सुसाइड के में समय अक्सर नहीं नोट छोड़ा जाता है, तो क्या डिपार्टमेंट में प्रोफेसर ने कोई इस तरह का नोट छोड़ा है सुसाइड से पहले? क्या कुछ जानकारी अभी तक आपको मिली है? अभी तक जी जिलानी, अभी तक इस बारे में कोई पुष्टि सामने नहीं आई है। हालांकि पुलिस के माध्यम से इसकी जांच के बाद ही ये सब जानकारी जो है वो कल सुबह तक हम सबके सामने आ जाएगी और जैसे ही आएगी हम आप सबके साथ साझा करेंगे। लेकिन एक सवाल यहाँ पर जरूर उठता है, जैसा आपने सही कहा था कि अपने ही डिपार्टमेंट में आकर, अपने ही डिपार्टमेंट में रहते हुए, अपने ही बच्चों के माध्यम से एक चार्ज लगने के बाद इस तरह से अपने ही डिपार्टमेंट के दफ्तर में आकर सुसाइड करना, इस पर एक सवाल जरूर बनता है और इस बात की जो जांच है वो भी करने के लिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने पुलिस से अर्जी की है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बिंदिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थी हमारी नुमाइंदा बिंदिया बता रही थी कि अभी जानकारी पूरी तरह से सामने नहीं आई है, जब पुलिस की तरफ से पूरा खुलासा होगा इस बारे में तफसीलात सामने रखी जाएगी अवाम के। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बदनवानी और मनशियात से पाक वादों के साथ जम्मू कश्मीर में आज एक और नई सियासी पार्टी मैदान में आ गई है। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट का वजूद पिछले साल अमल में आया, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद आज पार्टी ने पहला इजलास मुनक्किद किया। ढोल बाजे के साथ आज शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर में लोगों की एक बड़ी तादाद जमा थी। ये मौका था जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट की पहली सियासी रैली का।
वैसे ये जमात दिसंबर 2021 में कायम की गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसे हाल ही में रजिस्ट्रेशन दी और अब जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट इंतखाबी मैदान में कूदने के लिए तैयार है। आज के डेट में जम्मू कश्मीर बिल्कुल बदल गया है। एक नया जोश है, नया उमंग है, नए लोग सबसे ज्यादा वोटर्स हैं। अब पुराने लोगों में मैं कोई टिप्पणी अभी नहीं करूंगा। हम लोगों का अपना एक मकसद है, एक मैसेज है, उसके साथ इस पार्टी के माध्यम से लोगों के बीच जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि बाकी लोग कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, कौन किसको छोड़ रहे हैं, किस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, उस पर हम लोगों को कोई टिप्पणी करनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा ये है कि एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें किसी भी कार्यकर्ता का बैकग्राउंड सियासी पहले से नहीं है। ये पहले जनरेशन के लोग हैं जो सियासत में आए, जिन्होंने कश्मीर को लूटा है, अब उनका हिसाब भी होगा। तो नई जनरेशन के ये बच्चे जो हैं, फर्स्ट जनरेशन इन द पॉलिटिक्स, तो बड़े जोश के साथ नए वोटर्स हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। तो 98% से भी ज़्यादा लोग हमारे साथ नौजवान जुड़े हुए हैं, जो एक तब्दीली लाना चाहते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर को तब्दील करना चाहते हैं और सारे सिस्टम को हम तब्दील कर दें। पूरी जनता जानती है कि वायलेंस कहाँ से शुरू हुआ है और किसने करवाया है। जबकि हमारे पॉलिटिशियन जो यहाँ जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन हैं, इन्होंने हमेशा दुगली पॉलिसी इस्तेमाल की है। नतीजा ये हुआ कि वायलेंस बड़ा कम नहीं हुआ। लेकिन हमारा क्लियर कट स्टैंड है, वी आर इंडियन, वी हैव टू लिव इन इंडिया एंड वी आर द गुड सिटीजन्स ऑफ इंडिया। रैली में लोगों की अच्छी खासी तादाद थी और पार्टी प्रोग्राम से ज्यादा पुरानी सियासी जमातों पर तनकीद की गई। पार्टी का दावा है कि नौजवान सियासतदान उनके साथ जुड़ रहे हैं। एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, हर कोई पार्टी इट इज डिपेंड्स अपॉन पीपल। तो लोगों के साथ जुड़े हुए जो पार्टी होगी वही पार्टी कहलाती है। बिल्कुल। और पार्टी और बाकी पार्टी, जो हमारी पार्टी और बाकी पार्टियों में बहुत ज़्यादा अंतर है। हमने साफ ऐलान कर दिया कि हम किसी मंत्रिमंडल के लोग जो होते हैं या जिसने इलेक्शन लड़ा हो, वो जैसे लोग हमारी पार्टी में शामिल, उनको हम पार्टी में शामिल नहीं होने देंगे, क्योंकि ये लोगों के साथ जुड़ी हुई पार्टी जीरो ग्राउंड से और जीरो ग्राउंड के जुड़े हुए लोगों के साथ मिली। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट से वाबस्ता लोग कश्मीर में कई सालों से अलग अलग प्रोग्रामों के साथ मुतहरिक रहे हैं, लेकिन इंतखाबी सियासत में कितने कामयाब होंगे ये देखना दिलचस्प होगा। श्रीनगर से डिप्टी एडिटर शबीर की रिपोर्ट। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर रामबन के नजदीक अनोखी फाल के मकाम पर सड़क हादसा पेश आया। हादसे में डंपर ड्राइवर हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक रामबन से श्रीनगर जाने वाला डंपर हादसे का शिकार हो गया। डंपर सड़क से तकरीबन 400 मीटर नीचे दरिया चनाब के किनारे जा गिरा। हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मकामी रजाकारों ने बचाव कार्रवाई की। ड्राइवर को जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल किया। ड्राइवर की शनाख्त बिहार के जिला चंपारण के रहने वाले शंभू कुमार के तौर पर हुई है। पुलिस कानूनी कार्रवाई के बाद लाश को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के हवाले कर दिया। वहां लाश आखिरी रसूमात के लिए आबाई मकाम को रवाना कर दी जाएगी। रामबन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, तहकीकात शुरू कर दी है। संभल सब जिले के मरकुंडल गांव में बुध की सुबह संभल हाजन सड़क को बतौर एहतजाज बंद कर दिया गया। एहतजाजियों ने 25 साल खातून महविश बेगम की मौत पर एहतजाज किया। ससुराली रिश्तेदारों पर मुबैना कत्ल का इल्जाम लगाया। महविश नामी खातून की मौत की जांच का मुतालबा किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। बताया जा रहा है कि महविश बेगम की शादी श्रीनगर के मजाफाती इलाके पंजनारा में फारूक अहमद नामी शख्स से हुई है। ससुराल वालों ने इसने फांसी दी, इसको फांसी हो गई कल। हमें खाली इंसाफ चाहिए और कत्ल किया। उम्र गालिबन 4 वर्ष ज्यादा तीस बड़ जनान यह लकड़ कूर वशियान कत्ल कर वन पूरी इन्फॉर्मेशन कह कम मार क्या मार ते जान पाक परवदिगार बे जान कतिल बे जान यह आय कत्ल कर अपील करान अत करू तुम हम बस कोर मोल यह करू अत करू अमिस कदर दियो सजा। कातू बिजबिहाड़ा की कश्मीरी तालिबा खुशबू मंजूर की बांग्लादेश में एक हादसे की वजह से मौत हो गई है। खुशबू ख्वाजा यूनुस अली मेडिकल कॉलेज में MBBS तीसरे सेमेस्टर में ज़ेर तालीम थी। लवाकिन के मुताबिक खुशबू अपने हॉस्टल की तीसरी मंजिल से गिरकर फौत हो गई है। खुशबू की मौत से
पूरे इलाके में गम की लहर दौड़ गई है। खुशबू के अफराद खाना गम से निढाल हैं। अफराद खाना ने सरकार से खुशबू की लाश को जल्द से जल्द उसके आबाई घर पहुंचाने की अपील की है। उधर इंतजामिया का कहना है कि वो इस हवाले से कोशा हैं और वजारत खारजा से लगातार राब्ते में है। एसडीएम और तहसीलदार बिजबिहाड़ा समेत इंतजामिया के कई अफसरान ने खुशबू के घर जाकर हालात का जायजा लिया। मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने भी ये मामला सरकार के साथ उठाया है। जराये के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदुस्तानी मिशन को बुध की सुबह इस वाक़े की इतला दी गई थी। ये वाक़या बांग्लादेश के शहर सिराजगंज में पेश आया है। लाश की वापसी के लिए कोशिशें जारी है। मकामी हुक्काम हिंदुस्तानी हुक्काम के साथ ताउन कर रहे हैं। मौजूद है जहां की वो लड़की है जो बांग्लादेश में फौत हुई है एक एक्सीडेंट के दौरान। खुशबू का हम जिक्र कर रहे हैं और उनके जो लवाहिकीन हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा नाम बताइए अपना और क्या लगती थी खुशबू आपको? जी मेरा नाम सहरीना रियाज है और जिनके साथ ये इंसिडेंट वाक़या आया उनका नाम खुशबू मंजूर है और वो मेरी एल्डर सिस्टर है। जी तो अभी क्या चाहते हैं? आपका भी आपने न्यूज़ सुनी और उसके बाद क्या फीलिंग है घर में और क्या चाहते हैं आप सरकार से? मैं कल स्कूल में थी तो जब मैं घर आई यहाँ पे मैंने रोना सुना तो मैंने कंफर्म किया क्या हुआ है। ये रिपोर्ट मिली थी नियर अबाउट 2 बजे के आसपास हमें ये रिपोर्ट मिली थी कि वो 3rd फ्लोर से गिर गई हैं। तो बहुत हर कोई शॉक था, स्पेशली पेरेंट्स और हर कोई रिलेटिव नेबरहुड बहुत ज़्यादा टेंस थे। तो एट लास्ट हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए एक्सेप्ट द डेड बॉडी फॉर सम रिचुअल्स। हमें अब कुछ कस्टम चाहिए, हम चाहते हैं कि हमें उनकी डेड बॉडी मिले। Would be a message to the Ministry of External Affairs. Do you want to that this matter should be taken on a fast track basis? Yes, you can see the conditions in our home. Everyone is on fire, especially parents. They can't tolerate anymore. I can't even imagine what's happening, what's going on us, and I don't know how I'm talking. So we request them as soon as it's possible, please bring out the dead body. We appeal the Prime Minister, we appeal the Minister of Foreign Affairs to bring the dead body here. खुशबू के वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बस हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, हमें बॉडी चाहिए, गवर्नर साहब से, हाई कमान से, और कुछ नहीं। बाकी हमारा कोई यही हमारा पूरे गाँव का, पूरे इलाके का इल्तिजा है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना का कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो ही हालात ठीक होना शुरू होते हैं तो पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से यहाँ तखरीबी कार्रवाइयाँ करा के अमन के माहौल को ख़राब करना चाहता है। बांडीपुरा में एक रैली से खिताब करने के बाद मीडिया से बात करते हुए रविंद्र रैना का कहना था कि अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से की गई बिलाश्तियाल फायरिंग का मकसद मिलिटेंटों को इस पार धकेलना है। कड़े हिफाजती इंतजामात के बीच मुनक्किद की गई इस रैली से बांडीपुरा में बीजेपी जिला सदर नसीर अहमद लोन और म्यूनसिपल काउंसिल बांडीपुरा के सदर बशारत हुसैन नजार के अलावा दीगर लीडरान ने भी खिताब किया। जब भी यहाँ के लोग खुशहाली की जिंदगी जीना शुरू करते हैं, जब भी हमारे बच्चे स्कूल कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, जब भी हमारे बिजनेसमैन आराम से काम करते हैं, तो हमारे हमसाया मुल्क पाकिस्तान को पता नहीं क्या परेशानी होती है। और इस प्रकार का जो सीज फायर का वायलेशन वो करते हैं, उसके पीछे साजिश है कि आतंकवादियों की घुसपैठ करा के दहशतगर्दों को कश्मीर में भेज के खून खराबा करने की एक साजिश वो हमेशा करते हैं। ये बंदूक का खेल बंद होना चाहिए। कश्मीर मरकज़ी अदब व सकाफ़त गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ने साहित्य अकादमी नई दिल्ली के इश्तराक से फकरपुरा में एक अदबी तकरीब मुनक़्क़िद की। मारूफ कलमकार, शायर और माहिर तालीम ग़ुलाम रसूल जोश की याद में तकरीब मुनक़्क़िद की गई। तकरीब की सदारत ग़ुलाम नबी आतिश ने की। मेहमान खुसूसी मोहम्मद अमीन बट रहे। मेहमान ज़ी वक़ार फ़ारूक फ़िदा प्रिंसिपल सेकेंडरी हाई स्कूल फखरपुरा रहे। तकरीब में स्कूली बच्चों ने तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। साहित्य अकादमी की तरफ से थ्रोमे वंडो बयाद ग़ुलाम रसूल जोश पेश किया। इनायत गुल ने मकाला पेश किया। इस सेमिनार में डॉक्टर गुलजार अहमद राथर, डॉक्टर इफ्तिखार, यूनुस वहीद, मंजूर अहमद डार, साहिल अब्बास, ग़ुलाम रसूल और दीगर अदीबों ने शिरकत की। साहब एक कौन मशक और तजुर्बाकार शायर थे, तर्जमाकार थे, ड्रामा राइटर थे और माहिर तालीम थे। आज के इस प्रोग्राम में उनकी शख्सियत पर यानी कि साहित्य एकेडमी की जानिब से
थ्रू माई विंडो उन्वान के तहत ये प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसमें 3 मकाले पढ़े गए हैं और इन पर बहस भी हुई। और हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं श्री राजेश रैना साहब के, जो हम वक्त ऐसे अदबी महफिलों को कवरेज देते हैं और वाकई वो इस लायक हैं कि वो हमारे ख़ास बरखुदार हैं और कश्मीर के रहने वाले हैं, जिस वजह से कश्मीर में जहाँ कहीं भी अदबी तकरीब हो रहे तो न्यूज़ 18 से वाबस्ता तमाम अहदेदारान या बाकी जो मीडिया पार्टनर्स वगैरह हैं वो हमेशा इसकी कवरेज दें। जम्मू कश्मीर में पहाड़ी ज़बान बोलने वाले तमाम लोगों को शेड्यूल ट्राइब ज़ुमरे में शामिल किए जाने की मुखालफत हो रही है। दिल्ली में लॉयर्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल राइट्स नाम की तंजीम की तरफ से जंतर मंतर पर एहतजाजी मुजाहरे की कॉल दी गई है। तंजीम के कन्वीनर एडवोकेट अनिल कुमार ने बताया कि पसमानदा गुज्जर बकरवालों की तरह सभी पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब के दायरे में लाना गलत है। दूसरा गुज्जर आंदोलन शुरू करने का इंतबा दिया गया है। देखिए, जो जम्मू कश्मीर के गुज्जर हैं वो हमेशा से देशभक्त रहे हैं। उन्होंने से हमेशा जो है देश का साथ दिया है और वो लोग घुमंतु लोग हैं। पहाड़ों पे सर्दियों में जो है ना पहाड़ों से नीचे आ जाते हैं और कई सौ किलोमीटर पहाड़ों से नीचे ऊपर जाते हैं गर्मियों में। तो उन लोगों को 91 में रिजर्वेशन मिला, 3 या 4% लोग जो उसको फ़ायदा उठा पाए हैं और अभी भी उनमें शिक्षा की कमी है, इसलिए रिजर्वेशन दिया गया था एसटी का। अब ये सरकार जो है उस में एसटी में जो है पीएसपी यानी कि पहाड़ी स्पीकिंग लोगों को डाल रही है, जो पहले से ही बहुत एफ्लुएंट है, बहुत पहले से ही पढ़े लिखे हैं। और इस प्रकार से जो एसटी का जो एक रिजर्वेशन के पीछे जो माइंडसेट था उसको कहीं ना कहीं वोलेशन हो रहा है। यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जोनल नायब सदर जनूबी कश्मीर एडवोकेट नवाज अंसार खान ने कहा कि पार्टी नौजवानों को सामने लाकर उसके बागडोर संभालने के लिए तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत बनाने में नौजवानों का अहम रोल है। कुलगाम में आज पार्टी का यूथ कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में नवमुंतखब नायब सदर का इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर सीनियर लीडर सफदर अली खान, एजाज अहमद और दीगर मौजूद थे। हर कोई कदम जो होगा वो पार्टी को मजबूत करने के लिए होगा। पार्टी ज्यादातर यूथ को ज्यादातर आगे ला रही है। पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि जो उनके लिए कोई भी मसला लिया तो कोई भी मसला हो उनका, वो मेरे पास आए। मैं म्युनिसिपल काउंसलर भी हूँ, यूथ वाइस प्रेसिडेंट बना हुआ अभी साउथ जोन का। जो भी काम हो, जो भी मसला हो, मेरे पास आए। मैं आप उनके साथ हूँ, मैं उनके शाना बशाना चलूंगा, मैं उनके का खिदमतगार रहूंगा। कहीं पे भी जो भी होगा मसला, मैं उनके साथ रहूंगा। श्रीनगर में वुमेन्स कॉलेज एमए रोड एक हफ्ते पर मुहित टीचर्स डे मना रहा है। इस सिलसिले में मुंतजमीन ने फ्रेंडली मैच मुनक्किद कराया। स्टूडेंट्स और कॉलेज के स्टाफ के अलावा फैकल्टी के दरमियान ये खेल मुकाबले मुनक्किद हुए ताकि स्टूडेंट्स और फैकल्टी के बीच खलीज को कम किया जा सके। कॉलेज में जारी हफ्ते और भी ऐसी कई सरगर्मियां मुनक्किद की जाएंगी। का जो बेसिक पर्पस है वो है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, जिसको हम बोलते हैं ऑलराउंड डेवलपमेंट या बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। तो वो बैलेंस्ड पर्सनैलिटी सिर्फ क्लास में पढ़ाई से नहीं होगा। वो बैलेंस्ड पर्सनैलिटी होती है जब एक स्टूडेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे। तो उन एक्टिविटीज़ में स्पोर्ट्स भी एक अहम एक्टिविटी है, जिससे स्टूडेंट जो है या बच्चा जो है न सिर्फ फिजिकली फिट रहता है बल्कि मेंटली भी फिट रहता है। और पढ़ाई के लिए बोथ फिजिकली और मेंटली फिट होना बहुत ही ज़रूरी है। बारामूला में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सहरिश असगर ने पहले कारपोरेट क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जिले अफसरान और मुंतजमीन मौजूद रहे। जहलम स्टेडियम में ये नज़्म किया गया है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में जिला बारामूला के मुख्तलिफ सरकारी महकमों की 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस टूर्नामेंट का इनकाद एक मकामी क्रिकेट क्लब कर रहा है। बारामूला क्रिकेट फोरम कुछ नौजवानों मिलकर चलाते हैं। डीसी बारामूला ने इस मौके पर मुंतजमीन की काविशों को सराहा, क्योंकि मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों को खेलों में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। बारामूला क्रिकेट फोरम के जनरल सेक्रेटरी जुबैर अहमद डार ने कहा कि वो तवील अरसे से खेलों के मुकाबलों का इनकाद करते आ रहे हैं। देखिए, जो ये जहलम स्टेडियम है, इसमें ये पहला एक ऐसा मैच हो रहा है जिसको कॉर्पोरेट कप कहते हैं। इसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की भी टीम्स हैं और पुलिस की हर जो महकमा है उसकी टीम्स हैं यहाँ पे। इस ग्राउंड की जो है इसकी बेटरमेंट के लिए हमने काफ़ी प्रोग्राम्स रखे हैं। 98 लाख का एक नया प्रोजेक्ट है जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में हमने इसको रखा है। कोशिश है कि जो हमारे यहाँ पे ऑफिसर्स हैं वो भी बहुत स्ट्रेस से जाते हैं, बहुत काम होता है डिपार्टमेंट्स का, थोड़ा सा उनका भी रिलीफ देने के लिए हमने ये ऑर्गेनाइज किया। जिसमें
जम्मू कश्मीर की आलमी शोहरत याफ्ता डल झील की शान शौकत को बहाल करने के लिए LCMA ने बड़े पैमाने पर सफाई की मुहिम शुरू की है। डल झील से लिली, घास और दीगर कचरे को ख़त्म करने का अमल 3 मराहिल में किया जा रहा है। रात के औकात में भी मैन एंड मशीनरी मुतारिक रहती है। LCMA हुक्काम का कहना है कि अक्टूबर के महीने के अख्ताम से कबल डल को लिली और दीगर आबी गंदगी से पाक कर दिया जाएगा। पेश है असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर परवेज भट्ट की ये खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। वाटर मास्टर्स और डी-वीडिंग मशीनें लगातार झीले डल की सफाई कर रही हैं। डल से रोजाना कई टन घास निकाली जा रही है। बुनियादी तौर पर अंदरूनी डल में बंद पानी की नालियों को बहाल करने और कंवल की जड़ों को हटाने के लिए J&K लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने झीले डल की एक मिशन मोड सफाई मुहिम शुरू की है। इस मोड में 20 से ज्यादा वीड ग्रैबर मशीनें, 12 हार्वेस्टर और कई पोन्टोन बेस्ड मशीनें 3 शिफ्टों में काम कर रही हैं। देखिए, हमारे 3 शिफ्ट्स होते हैं 5-5 घंटे के। तो शाम वाला शिफ्ट 6 बजे से शुरू होकर 11 बजे तक रहता है, जिसमें प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम उनको प्रोवाइड किया गया है ताकि क्योंकि शाम को वो ज़रूरी है और प्रॉपर अच्छे से फिज़िकली भी मॉनिटर किया जा रहा है और हमारे CCTVs लगे हुए हैं और उन पे भी कैमरास लगे हुए हैं, मशीनों पे प्रॉपरली भी मॉनिटर किया जा रहा है। और ये इसी निस्बत से हैं कि हमने मिशन मोड पे डल की सफाई का जो काम लिया है, उसी सिलसिले में हम शिफ्ट्स इंक्रीज़ कर रहे हैं और आइंदा अगर हमें और लगेगा हम और भी चौथा शिफ्ट भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। झीले डल की सफाई के पूरे अमल की निगरानी इन मशीनों पर नस्ब CCTV कैमरों से की जा रही है। सीनियर हुक्काम को हिदायत दी गई है कि वो रात की शिफ्ट के मुनासिब निफाज की निगरानी करें। लिली की नशोनुमा LCMA के लिए एक बड़ा चैलेंज रहा है। डल का दूसरा सबसे बड़ा मसला अजूला है। महकमे ने पूरी कुव्वत के साथ मशीनरी के अलावा मैनुअल डी-वीडिंग को भी दुगना कर दिया है। ख़ास तौर पे जो इसमें लिली बहुत सारी फैल गई थी, बहुत सारा एरिया इसने अपने अहाते में लिया था। तकरीबन मैं आपको पिछले 2 साल के हवाले से बताऊं कि 6.5 स्क्वायर किलोमीटर्स जो लिली का एरिया था उसको हमने 2 किलोमीटर के अंदर लाया है और इंशाल्लाह तौर पे हमारा टारगेट ये है कि अक्टूबर के आखिर के लम्हों में हम ये इसको पूरी तौर से लिली साफ़ कर लें और बाकी जो इसके ख़ास तौर पे डिवीडिंग वाला जो नॉर्मल वीड इसमें आता है उसको भी हम कदरे बेहतर कोशिश कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने की। सदियों से डल झील कौमी और बैनुल-अक़वामी सयाहों के लिए तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। झीले डल न सिर्फ सयाहों के लिए बेहतरीन मुकाम है बल्कि श्रीनगर शहर की खास पहचान भी रही है। इसे बरकरार रखने के लिए हुकूमत और मुताल्लिका महकमे को संजीदा होना पड़ेगा। उम्मीद है कि इस बार LCMA अथॉरिटी जल्द इस मुश्किल काम को अंजाम देकर झीले डल को अपनी असली हैयत और खूबसूरती बख्शेगी।